चलो रिवा का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 भी हो गया। 5 हो गया। फिर 14 क्या? 17 14 हो गया। 14 नहीं दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो फिर लिख के भेजे क्यों थे? 17 क्या दिक्कत है? सिंपल गणित है भाई, सिंपल गणित है। एगो बात बताओ रिवा, एगो न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो एगो न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर आ जाते हैं? डीएनए जो रैप होता है यस सर। कितने बेस पेयर आ जाते हैं लगभग? याद नहीं सर है? वो 3/4 7/3। अरे नहीं, 200 बेस पेयर आ जाते हैं। ये जो ऑक्टामर था, यस ऑक्टामर सर। के चारों ओर जो डीएनए रैप हो रहा था ऐसे, 1.25 टन, इसमें यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल जो टर्निंग है इसमें लगभग 200 बेस पेयर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर। अच्छा, ये 200 बेस पेयर यहाँ तक की बात हो रही है, मतलब आगे यहाँ लिंकर डीएनए तक की बात हो रही है, वहां तक की, ठीक है, वहां तक की हो रही है, ठीक है ना? तो उसमें अब ऐसा ऐसा कई सारे स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेगा। तो यदि ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन के अंदर 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है और एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर रखता है, तो इसको 200 से तुम डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाएगा। 200 से जब डिवाइड करोगे तो आफ्टर चटका पुटकी, अच्छा इसको भी अच्छा उड़ाना नहीं है क्योंकि पॉइंट में ही आंसर देना है, रुक जाओ। तो इसको चटका पुटकी करो तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसको चटका पुटकी करोगे तो 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम आ जाएगा। समझ में आया जी? तो डिवाइड क्यों किए, मल्टीप्लाई करना चाहिए था। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जी? एक क्यों? न्यूक्लियोसोम में यदि 200 अच्छा बेस एक ही पेयर होता पूछा है, है। हाँ, एक न्यूक्लियोसोम में यदि 200 बेस पेयर होता है तो इतना बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम में आएगा, तो डिवाइड करेंगे ना जी उसको उससे, यस सर। ठीक है? तो ये हो गया, सिंपल था ये। चलो, अतिक तुमसे ये वाला बना था? यस सर। 17 हो गया। 20 नंबर इसका डाउट है। क्या है 20 नंबर में, देखें। Which of the following is not correct? Not incorrect मतलब करेक्ट। सर हो गया है। हो गया? समझ में आ गया गलती क्या है? यस सर। 22 22 अभी हुआ है डिस्कस। 25 क्या बोला भाई? एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन कराते थे, याद है? वाटसन क्रिक। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाटसन क्रिक। एक लेडीज थे एक जेंट्स थे। एक्सरे फ्रैंकलिन थे। हाँ, फ्रैंकलिन और विल्किंस। उन लोगों ने पता है क्या किया था? उनका तो फोटोग्राफ एक्सरे हमने आपको दिखाया भी था, याद हो, एनसीईआरटी में भी देखा। उन लोगों ने तो बस डीएनए का एक्सरे फोटोग्राफ तैयार किया था और ज्यादा बात नहीं कर पाए थे वो लोग, लेकिन कुछ कुछ डाटा दे दिए थे, जैसे डीएनए के हेलिक्स का लेंथ क्या होगा। अच्छा, लेंथ कोई पिच कह रहा था एनसीईआरटी, याद करो हम बोले थे। डायमीटर क्या होगा, है ये सब बात। डबल हेलिकल होगा ऐसा भी वो बोल रहे थे। वो क्रिस्टल का एक्सरे निकाल के, डीएनए क्रिस्टल मतलब डीएनए का ढेर, क्रिस्टलाइज्ड डीएनए मतलब डीएनए का ढेर, उसको एक जगह क्रिस्टलाइज करके जमा करके उसका एक्सरे बना के देख रहे थे, तो उनको डीएनए में समझ में आया। ये सब मतलब वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिजिकल बातें करते थे। फिर बाद में चार्गाफ्स केमिकल बातें की, केमिकल नेचर, और वाटसन क्रिक तो दोनों का मिला के कॉम्बो छाप दिया अपना। कुछ बातें उन्होंने अपनी भी बताई, ठीक है? तो आइए देखते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। विल्किंस और फ्रैंकलिन का कोई रोल था क्या? कोई रोल नहीं। अरे कहाँ कोई रोल नहीं। डायमीटर ऑफ हेलिक्स, हाँ रुक जाओ, हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है बोलो? 20 एंगस्ट्रॉम। उससे पूछ रहे हैं ना। 20 एंगस्ट्रॉम। क्या ये एक्सरे देख के बताया जा सकता है, बोलो? बताया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है, तो ये आंसर है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में केवल और केवल कौन बात करते थे? वाटसन क्रिक। अरे तो पूरा सीक्वेंस बता देते थे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेस पर।
चारगाप भी नहीं, चारगाप तो बोलते थे मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल होगा प्यूरिन पैरिमिडिन का। तो ये बात तो वाटसन क्रिक से रिलेटेड है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडेनिन वर्सेस थायमीन, जितना एडेनिन उतना थायमीन, ये तो कौन बोलते थे? चारगाप। ये बात कौन बोलते थे? चारगाप। चारगाप ऑप्शन में नहीं रहे तब वाटसन क्रिक मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के बात को छाप लिया बाद में वाटसन क्रिक ने। तो ये बात भी गलत हो गया, तो आंसर इज बी। क्या दिक्कत है बोलो? सर हम समझ लिए थे वाटसन क्रिक। नहीं, इसका मतलब फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। वाटसन एंड क्रिक ने तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर बेस्ड अपना 3D मॉडल दिया डीएनए का। समझ में आया? Yes, sir. चलो 31 31। अरे ठीक है, ये नहीं बताए थे। कोई बताएगा सार्स वायरस क्या है? अभी तुम्हारे मजे लेंगे, देखो। सार्स वायरस बताएगा क्या है? हाँ बोलो, अरे बोलो। No, sir, कर दीजिए। अतीक, तुमको तो डिजीज में पढ़ाए भी है। याद नहीं आ रहा। 99% लोग दुनिया में गलत ही बोल रहे हैं, मुझे कोरोना हो गया है, मुझे कोरोना हो गया है। होता उनको सार्स है। सार्स इज द नेम ऑफ डिजीज, फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बायोलॉजिस्ट लोग इसको ये भी कहते हैं, दिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया, खतरनाक फॉर्म ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो ठूस लीजिए आज के बाद आप भेजे में। आपको जो कोरोना होता है वो कोरोना नहीं होता, कोरोना तो वायरस है रे, कोरोना तो वायरस है, फिर उसका अलग अलग फॉर्म है। उसका नाम रखा गया कोविड-19 उसके बेसिस कैरेक्टर के बेसिस पे। और ये वायरस आज नहीं आया है भारत में या इंडिया में या फिर सॉरी या वर्ल्ड में। ये वायरस 2002 में ही रिपोर्ट कर लिया गया था पहली बार, लेकिन ये इधर उधर फैलता नहीं था। इसका ट्रांसमिशन अभी हो गया 2020 में बहुत हाई रेट से। ये कोरोना वायरस आज का नहीं है भाई, 2002 वाला ही है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन हो गया और नया नया वेरिएंट अभी बना है इसका, अभी नया नया वेरिएंट। तो कोरोना वायरस डिजीज जो कराता है, डिजीज का क्या नाम है? सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, नाम से पता चल रहा है। बहुत खतरनाक तरीके का रेस्पिरेशन से रिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डिजीज है ये, इसको कराता है कोरोना वायरस। तो इसलिए सार्स का कराने वाले कोरोना वायरस को कई बार सार्स वायरस भी कह देते हैं। ठीक है, इबोला वायरस भी कुछ इसी टाइप का होता है, मैं डिजीज में पढ़ाऊंगा आपको वायरस में, वायरल डिजीज में। तो इन दोनों के पास भी आरएनए ही होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। टीएमवी के पास होता ही है, यूबी बैक्टीरियोफेज के पास होता है, कल ही बताया है, कल ही बताया। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने नोट्स में कल जहां पे बताया ना आरएनए किसके किसके किस किस वायरस का पास होता है, आप चाहो तो ये दोनों वर्ड भी आप वहां पे ऐड कर लो, आप चाहो तो। इबोला वायरस एंड सार्स वायरस कहाँ पे बता रहा हूँ, एक होगा ना यहाँ पे, अरे कल नोट्स में करवाए थे ना, बता रहा हूँ, जहां पे लिखा होगा तुम्हारा आरएनए इज नॉन जेनेटिक एंड जेनेटिक इन सम वायरस, तो उसी के नीचे एक लाइन खाली है, वहां पे तुम ऐड कर सकते हो। और दो एग्जांपल, एक तो सार्स वायरस मतलब कोरोना वायरस, ऐड कर लीजिए आप लोग भी, और एक इबोला वायरस। इन दोनों में भी आरएनए ही होता है। सार्स वायरस को ही कोरोना वायरस बोलते हैं। वायरस को कोरोना बोलना सही है, डिजीज कोरोना नहीं है, डिजीज कोरोना नहीं है, ना ही कोविड है। कोविड पॉजिटिव का मतलब वो पर्टिकुलर एंटीजन मेरे बॉडी में पाया गया है, इसका मतलब मुझे सार्स हो गया, मुझे सार्स हो गया। अभी सार्स की इनिशियल कंडीशन अगर अभी अभी एंटर किया है कोरोना, तो कोरोना नहीं होता है, सार्स होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आधे से अधिक लोग क्या 99% लोग तो गलत ही बोल रहे हैं। डॉक्टर तो बोलते थे कोरोना हो गया आपको, ठीक है, उनको भी पता है कोरोना बोलना गलत है, सार्स होता है। ठीक है, चलिए
ये समझ में आ गया रिभा? Yes, sir. 36। अच्छा, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, देख लो, सुन लो सभी लोग, ढंग का क्वेश्चन है। इट बिकेम अपेरेंट टू वॉटसन, मतलब अपेरेंट का मतलब समझते हो, पता लगता है, आभास होता है, समझ में आ रहा है? इट बिकम अपेरेंट चलिए अब पढ़िए। It became apparent to Watson and Crick after the completion of their model that DNA molecule, DNA molecule पर जब वो अपना स्टडी कंप्लीट किए तो उनको क्या आभास हुआ? Could carry a vast amount of hereditary information। उनको ऐसा लगा कि जो डीएनए है, कौन, ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, ये डीएनए अपने अंदर वैरायटी ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस फॉर्म में? तो एक बात बताइए, ये डीएनए है, आपको पता है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, ये बात भी उन्होंने ही बोला। फिर ये भी बात बोला कि अगर ये स्ट्रैंड 3 to 5 है तो ये वाला 5 to 3 रहा होगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये सच बात है कि इसमें इधर की तरफ क्या है भाई, फॉस्फेट है और शुगर है, ये सर नो, ये फॉस्फेट शुगर का चेन कंटिन्यू है, फॉस्फेट शुगर का चेन कंटिन्यू है, लेकिन अंदर की तरफ क्या है, स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस, पता है ना, अंदर की तरफ क्या है, स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि मैं यहाँ सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 3 to 5 वाले का लिख देता हूँ इधर, और 5 to 3 वाले का इधर लिख देता हूँ, उसी को थोड़ा मैं यहाँ फैल से लिख रहा हूँ, उसी को थोड़ा फैल से लिख रहा हूँ। जैसे कि अंदर की तरफ आपको सीक्वेंस तो यहाँ पे मिला, ए मिला, यहाँ टी मिला, यहाँ ए मिला, यहाँ सी मिला, यहाँ जी मिला, अगेन जी मिला, और यहाँ पे फिर टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, और इधर क्या होगा आपका, इधर ये क्या है आपका, ये इधर आपका कोई ना कोई क्या होगा, नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा रहता है, शुगर से। यहाँ पे कोई ना कोई फॉस्फेट होगा जो इससे भी अटैच होगा और इस शुगर से भी अटैच होगा। ये आपका बना रहा है क्या, बैकबोन, शुगर फॉस्फेट, मगर नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ है। शुगर फॉस्फेट तो एक के जैसे होते हैं पूरा का पूरा, और क्या, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट फॉस्फेट है, लेकिन इस डीएनए का कोड किससे तैयार हुआ, कोडिंग की बात कर रहे थे ना, याद कीजिए, कोड किससे तैयार हुआ, नाइट्रोजनस बेसिस से तैयार हुआ। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के केवल इस वाले स्ट्रैंड से होता है ट्रांसक्रिप्शन, बार बार बोल रहा हूं। तो इससे जो ट्रांसक्रिप्शन में कोड तैयार होगा, क्या तैयार होगा, ए से टी आएगा, टी से ए नहीं यू आएगा, ए से टी आएगा, सी से जी आएगा, जी से सी, सी से सी, ये एक एमआरएनए बना और एक कोड तैयार हो गया। अब इससे क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, इससे एक कोई अमीनो एसिड आ जाएगा और इससे एक कोई अमीनो एसिड आ जाएगा, और ये दोनों अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड, ये एक प्रोटीन डाइपेप्टाइड, ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में जाकर इन्वॉल्व करेंगे और कोई ना कोई कैरेक्टर को बनाएंगे। तो बताओ, कैरेक्टर को बनाने के लिए डीएनए का क्या बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंसिंग क्या है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंसिंग क्या है। फॉस्फेट और शुगर क्या है, भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब है, वो तो सेम ही होता है, मगर नाइट्रोजनस मतलब न्यूक्लियोटाइड की बेस में भी किसका, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंसिंग डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन बनने वाला, वही कोड है। तो ये है पूरा का पूरा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना, कल भी बताए थे, इस तरीके से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है आगे। अब ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल दिया कि उनको अपने मॉडल पढ़ने से, वैसे तो बहुत बार पता चला, उनको अपने मॉडल से ये बात जो आभास लगा कि डीएनए के पास वैरायटी ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, तो वो किस फॉर्म में है। पहला ऑप्शन फॉस्फेट शुगर बैकबोन, बकवास, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने में उसका क्या रोल है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सही लग रहा है। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ बेसिस। एक बात बता मुझे, ए टी के साथ पेयरिंग करता है, करता है तो करता है, अब ए टी के साथ कितनी बार है ये तो नहीं पता चलता नहीं इससे भाई, ए टी के साथ पेयरिंग करता है, जी सी के साथ पेयरिंग करता है, इससे ये कहां पता चलेगा कि इस वाले में ए कितनी बार है और जी कितनी बार है, कहां पता चलेगा इससे। तुम लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं,
अरे बोलो, यस तो सर। ये लाइन भी बकवास है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी वाटसन क्रिक से ही पता चला, ये एक सच बात है। हालांकि ये तो चारगाफ से ही पता चल गया था, लेकिन मेन बात इसमें वाटसन क्रिक का रोल रहा। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट हो रहा है अगले जनरेशन में, नहीं, गलत बात। फिर आता है डिफरेंट 5 कार्बन शुगर, मतलब एक ऐसा शुगर जिसमें 5 अलग अलग टाइप के कार्बन हो, क्या ही फर्क पड़ता है? कार्बन सेम हो कि डिफरेंट हो, क्या फर्क पड़ता है हमको उससे? जैसे एक शुगर होंगे वैसे सारे शुगर होंगे डीऑक्सीराइबोज। हालांकि सारे कार्बन सेम नहीं है, क्योंकि सबके साथ अटैच्ड जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम नहीं है। तो अगर वो चारों पांचों कार्बन डिफरेंट है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? वैसे शुगर सभी पूरे न्यूक्लियोटाइड में है, उससे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कोड क्या होगा। समझ रहे हो? तो आंसर इज बी। ये अच्छा क्वेश्चन था। बताओ, ज्योति को डाउटे नहीं हुआ इस क्वेश्चन, निशा को डाउटे नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? क्या करोगे? मेरा देश ऐसे ही बढ़ रहा है। बच्चा क्या करता है ना, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि टीचर डांटे नहीं, बस। लेकिन वो क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं करता। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन सर था। उससे बन गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना उससे बन गया होगा, मैं निशा और ज्योति दोनों से कल क्लास में इस क्वेश्चन का रीजन पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे वो। अरे मैं आप जैसे बच्चों को ना 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आप जैसे बच्चों को मैं 5 साल से देख रहा हूँ कौन किस टाइप का है। मैं किसी की बुराई और भलाई नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बच्चे की बस केवल एक बात की बुराई कर रहा हूँ कि वो पेपर को ढंग से सीरियसली नहीं ले रहे हैं। निशा को 2 ही डाउट होगा, मानते हो? नहीं, प्रैक्टिकली बात करो, निशा को 2 ही डाउट होगा। 131 नंबर आया है, एक्सप्लेनेशन दे दी वो अपना, तो चलो 154 नंबर मान लेते हैं। तुमको लगता है जो बच्चा 154 नंबर आएगा उसको 2 ही डाउट होगा पेपर में? आप जैसे बच्चों को कितने साल से पढ़ा रहा हूँ पता है? 5 साल से तो ऑफलाइन में बेसिकली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले तो होम ट्यूशन भी पढ़ाया। भाई आप जैसे बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, ठीक है? जो सिलेक्शन देने वाले बच्चे होते हैं ना, उसका एक अलग ही रुतबा होता है। वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सीरियसली लेते हैं, चाहे हल्का हो या टफ हो। यहाँ तो बच्चा रेंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे आ जाएगा ये क्वेश्चन, पूछ लेंगे रीजन कल क्लास में। और आपको लगता है प्रैक्टिकली निशा को 2 ही डाउट हुआ? प्रैक्टिकली ऐसा होता है? जिसको 131 नंबर आएगा उसको 2 ही डाउट होगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ सीधा, इम्पॉसिबल है। चलिए आप अपना डाउट लीजिए और क्लास आइए। चलिए अगला डाउट देखिए, अगला डाउट। 68। एक मिनट, 68 डायरेक्ट, 67 नहीं है डाउट अब? नो सर। हो गया 67 डाउट क्लियर? चलो बढ़िया है। 68, हाँ तो क्या दिक्कत है 68 में? मिशेल्सन स्टेहल को ये बात पता चला कि जब डीएनए ऐसा है, मान लो, तो जब नया डीएनए बनता है तो नया डीएनए में ये लो एक स्ट्रैंड ये और एक नया स्ट्रैंड, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इससे उनको ये पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि नया डीएनए ऐसे बना हो, ऐसा नहीं है। तो इससे उनको क्या पता चला कि ऐसे उनको क्या पता चला कि कंजर्वेटिव मोड नहीं होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये पता चला। लेकिन डीएनए कभी भी ऐसा मिलता ही नहीं है कि बीच में ऐसा हो, समझ रहे हो? ऐसा डीएनए मिलता ही नहीं है भाई, ऐसा डीएनए मिलता ही नहीं है कि डिसरप्ट हो गया हो। तो इससे कहाँ कोई बता, मैं इससे मिसेल्सन स्टेल को क्या लेना देना है? डिसरप्टिव मोड से लेना देना है ही नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे, लेकिन किसी को आज तक ऐसा नहीं मिला। तो मिशेल्सन स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि नए वाले डीएनए में ओल्डर डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आता है, दैट मींस नॉट कंजर्वेटिव, मतलब 100% कंजर्व नहीं होता, 50% कंजर्व होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव। अब आप ऑप्शन चेक करो, रेप्लिकेशन इज नॉट डिसरप्टिव, डिसरप्टिव से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो रेप्लिकेशन इज नॉट सेमी कंजर्वेटिव, नहीं सेमी कंजर्वेटिव होता है, रेप्लिकेशन इज नॉट कंजर्वेटिव, ये बात उनको पता चला था। ये बात, ये आंसर क्यों नहीं होगा? रेप्लिकेशन इज नाइदर डिस्पर्सिव नॉर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव तो होता है ना यार, पहली बार डिसरप्टिव से उनका कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है? तो आंसर इज डी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। 70 हो गया है। हो गया। 72,
सेम क्वेश्चन है रिभा। यस मेमेलियन सेल यस में न्यूक्लियोसोम का नंबर पूछा है, तो मेमेलियन सेल में कितना नंबर ऑफ बेस पेयर, उससे डिवाइड करो 200 200 को, आ जाएगा। है 200 बेस पेयर रे भॉट। सर उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ बेस पेयर को डिवाइड करोगे, 72 हो गया, 73। क्या दिक्कत है भाई 73 में? सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम लोग पूछ लेते हो यार, मतलब क्या है? डीएनए नहीं था, ये देखो डीएनए था, उसके चारों ओर प्रोटीन वगैरह पैक्ड होने लगा, आके डीएनए का रैपिंग हुआ तो न्यूक्लियोसोम बना यार। ये लो हिस्टोन ऑक्टामर है, इन दोनों से क्या बना? न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज हुए तो जो स्ट्रक्चर बना क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसको बोल रहे थे याद है? यूक्रोमेटिन, हाइड्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन वो किस लेवल में रहता है याद है? न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनाइड बनता है, याद आया? उसके Yes, बाद sir. क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड, सुपर सोलेनाइड वगैरह के आगे क्रोमेटिड, तब क्रोमोजोम। तो इसको अरेंज करने में क्या दिक्कत है? ये डीएनए है। सर तो क्रोमोसोम लास्ट में होगा, लेकिन आंसर में लगता है बी दिया हुआ है। आइए ना हम देख लेते हैं। डीएनए के बाद क्रोमेटिन नहीं, डीएनए के बाद आना चाहिए न्यूक्लियोसोम। डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोम, उसके बाद क्रोमोजोम, तब क्रोमेटिन। गलत। डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोम, तब क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। तब क्रोमोजोम, यही तो आंसर है। ये सब तो किए थे सी। हाँ, तो आंसर थर्ड होगा, देख लो 70 थर्ड का थर्ड होगा आंसर। देखो आंसर क्या है, क्या है आंसर? बी है लगता है सेकंड दिया आंसर। शायद। अधिक देखते इसका तो इसका आंसर करेक्शन हमको करके दे दो, बोनस वोनस कुछ नहीं होगा। 73 का आंसर इज 3। आंसर इज 3। सर बी ही दिया हुआ है। डी ही दिया हुआ है। अब बताओ, ये वाला डाउट तो इससे पहले कोई नहीं पूछा, समझ रहे हो? अरे ये सब ना हम लोग बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते समझ लेते हैं कौन क्या है, समझ में आ रहा है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कराना चाहिए था तो बोलो, ये बात हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भी इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर वो अपने मन से आंसर चेंज कर लिया होगा, ऐसा थोड़ी होता है। सर, उसका सही हो गया होगा तो शायद लगा हो तो तो फिर भी तो सही है। गलत है ना, आंसर गलत हो गया ना उसका फिर तो। बनाए उसका गलत हो गया, लेकिन आंसर हाँ, तो सही हो उसका गया फिर तो गलत, लगा हाँ वही ना, कंसेप्ट तब तो सही है। गलत, तब तो गलत फहमी में चली गई इस क्वेश्चन को लेके। और भी इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है ये। अगर गलत हो रहा है ये क्वेश्चन तो और दुख की बात है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला। अरे बच्चा लोग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। अगला कौन नंबर था? 73 हो गया। 80 नंबर, 80 नंबर 80 भी हो गया है। अभी जस्ट हुआ है। 84 नंबर, ये भी हो गया। हाँ इसमें बोनस हो गया ये तो। 90 नंबर, फिर भी ये भी हो गया। हो ठीक है, गया। तुम जा सकते हो। अब अतिक का देखते हैं। अतिक, चलो अतिक आधा स्टार्टिंग से ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हो गया। 10 11। अरे 10 को भरो ना अतिक, उससे कॉपी से देख के कॉलम को गलत मतलब आंसर गलत दिया हुआ था। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सब चीज हम लोगों को भी याद है डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं। कॉपी से देख के भर देते हैं इसको हम। सर बी सी ऑप्शन देखिए ना, हो जाएगा। देख रहे हैं, हम पूरा ही भर देते हैं ना, बीसी खाली का ले देते हैं। हम पूरा टाइप ऑफ डीएनए देख के भर देते हैं कॉलम। पहला में कौन है? टाइप्स ऑफ डीएनए, ए टाइप। ए टाइप में क्या पूछा? वर्टिकल राइज पर बेस पेयर। मतलब भाई अच्छा, नंबर ऑफ बीच का बेस इन लेंथ, हेलिक्स। नहीं, ये हेलिक्स का एंगस्ट्रम लेंथ, में दिया है, हेलिक्स का लेंथ मतलब सर। लेंथ, हेलिक्स का लेंथ 28 एंगस्ट्रम। बी टाइप में क्या पूछा है? बेस पेयर पर टर्न, मतलब हेलिक्स में, ठीक है। तो क्या 10। बोला है? ए टाइप में, किसमें? बी टाइप में। तो बी टाइप तो कॉमन था ना, 10 होगा यहाँ पे। सी टाइप, सी टाइप में क्या पूछा है? हेलिक्स का डायमीटर, तो 19 एंगस्ट्रम। डब्ल्यू, जेड टाइप लेफ्ट में, हैंडेड। यही तो इंपॉर्टेंट था, लेफ्ट हैंडिंग, यही मेन बात है। चलो अब देखते हैं। डब्ल्यू होना चाहिए क्या?
लेफ्ट हैंडेड, इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब बचा क्या, ये x होना चाहिए 19, 19.4 और 19 में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, इसलिए होल्ड करो। ठीक है, y, y होना चाहिए, y होना चाहिए 28 एंगस्ट्रॉम। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्वेश्चन को बोनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 28 कर देना तो सब कुछ सही हो जाएगा। यस। समझ में आया? हाँ इसको बोनस करना पड़ेगा, कर दो बोनस। एरर है, एरर है। एरर है भाई, एरर है। ठीक है, चलो अगला क्या है तुम्हारा? 11। 11, देखते हैं 11। ये तो निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना जी। हाँ सर, लेकिन मैच नहीं कर रहा। नहीं कर रहा? हम्म, क्या क्या पूछा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज इक्वल टू एन, ऑप्शन बी सी भी सेम ही है। ऐसे बोलो करना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो n-1। देखो ना, n-1। ठीक है, ऑप्शन कहाँ से मैच करेगा अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो? हम्म, सर्कुलर डीएनए। तो ये ऑप्शन, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, बोले थे बात हम्म, ध्यान में रखना। अब लगाओ, चलो कुछ नहीं, अब तो बस डीएनए बना के देख लेंगे हम तो। बेस पेयर है कितना? बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁶, बेस पेयर है, तो बेस कितना होगा? 9.2 इंटू 10⁶ बेस होगा। यस और नो? और जितना बेस होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो उतना ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि जितना बेस हम्म, उतना न्यूक्लियोटाइड, और हर न्यूक्लियोटाइड में एक एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का आंसर होना चाहिए 9.2 इंटू 10⁶, इसलिए ये ऑप्शन छांटे और ये भी छांटे। ठीक है, छाट दिए? यस सर। चलो अब बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर। देखो फॉस्फोडाइस्टर कब बनता है? जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है, याद है? हम्म, अच्छा तुम छोड़ो ना, इस वाले में n-1 क्यों करते थे, याद है? क्योंकि लास्ट वाला एक बच जाता था न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड जितने होते थे वो है ना, वो नॉट बेस पेयर, तो लास्ट वाला एक बच यस। जाता था ना, तो वो डाइस्टर का कॉम्बो नहीं हो पाता था उसका, याद आया? इसलिए 1 करते थे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितना न्यूक्लियोटाइड है ना उसका आधा, यानी कि n/2 क्या होगा? एक चेन में जितना न्यूक्लियोटाइड है उसका आधा फॉस्फोडाइस्टर होगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियोटाइड है उसमें से सब ने, सबके फॉस्फेट ने डाइस्टर बॉन्ड बनाया है। समझ में आया बात हम क्या बोले? सब ने। यस। तो अगर एक चेन में n/2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है तो दूसरे चेन में भी तो n/2 होगा, और n का वैल्यू है क्या है? ये है, तो n/2 मतलब n, तो वही होगा 9 इंटू 10⁶, मतलब आंसर ये है। समझ में आया? ई यस। कोलाई, ई कोलाई का पूछा है तुमसे। और बोलो। 56। देख रहे हैं 37 हो गया। 56,
अरे क्या दिक्कत है भाई इसमें? एक बात बताओ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तुम्हारे सामने ला के रख दे, ला के रख दे, और बोले Yes, डीएनए sir. पॉलीमरेज, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन तो डीएनए पॉलीमरेज स्टडी कराता है, बोलेंगे पॉलीमराइज करो, तो पॉलीमराइजेशन तो हमेशा 5 to 3 होगा यार। भले ही टेम्पलेट क्या बोले तो होगा, ना, टेम्पलेट क्या होगा, टेम्पलेट का थोड़ी ना पूछा तुमसे। डीएनए डिपेंडेंट टेम्पलेट डीएनए पॉलीमरेज, डायरेक्ट पॉलीमराइजेज डीएनए मतलब डीएनए को बनाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। बनने वाले का डायरेक्शन पूछा गया है, ना कि बनाने वाले का, समझ में आया? ओ हाँ, बनने वाले का हम्म, डायरेक्शन इज ऑलवेज 5 to 3 days। ये वर्ड अंडरलाइन 77 करो, पॉलीमराइजेज। यस 70 हो गया वो सब। 70 73 हो गया, 77 खाली बचा है तुम्हारा। ये कल पढ़ा दिए थे, हो जाएगा। Which of the following is not criteria for determination of genetic material? अच्छा, ये तो पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट ये लेक्चर। मेंडेलियन कैरेक्टर वाले में। अरे फर्स्ट लेक्चर मॉलिक्यूलर का जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज बताए थे, रेप्लिकेशन हाँ उसके पास होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये होना चाहिए, पूछा है नॉट। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो होना चाहिए स्टेबल, तब ना आगे ट्रांसफर करेगा, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने वाला, ठीक है, आगे ट्रांसफर करे। अच्छा, इट इज नॉन म्यूटेबल, नहीं, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस तो हो लेकिन स्लो हो, म्यूटेबल बट स्लो, इसलिए यहाँ पे नॉन म्यूटेबल लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, यही आंसर होगा। अच्छा, एक्सप्रेस एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब क्या, मतलब कि वही कैरेक्टर बनाना, तो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो माना जाएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ऐसा कहा, मैंने कहा था ठीक है एक्सप्रेस कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि एक्सप्रेशन के मामले में ज्यादा बढ़िया कौन है, आरएनए है, ज्यादा बढ़िया आरएनए है, और एक्सप्रेशन के मामले में डीएनए ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर वो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल तो है ना, वो हम तो प्रूफ कर चुके हैं ना। तो एक्सप्रेशन हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में आरएनए बढ़िया है, लेकिन आरएनए को जो इन्फॉर्मेशन आया है, कोडिंग वाला इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ से आया है, डीएनए से आया है। सुनना, जब हम ऐसा कहते हैं कि मेंडेलियन कैरेक्टर को बनाना है, तो हम कहानी डीएनए से स्टार्ट होते हैं, कि डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना, क्योंकि यहाँ से कोड गया यहाँ और यहाँ से यहाँ आया और इससे बना कैरेक्टर। तो कुल मिला के एक्सप्रेशन ये इसने भी किया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, इसलिए ये ऑप्शन गलत नहीं होगा, ये सही है, मतलब ये लाइन गलत नहीं है, समझ में आया? यस इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भी कोड को बताया है, एक्सप्रेस किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, वो तो पहले बोलता है, हम डायरेक्ट कुछ नहीं बताएंगे। 77 हो गया, अब बचा 90 शायद अभी हुआ है। चलो यस सर सही है, फिर कल बढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर को आगे, ठीक है। ठीक।